नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम लोकतंत्र में। महाराष्ट्र की सियासत में ट्विस्ट आ गया है। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। वहीं बीजेपी ने शिंदे सरकार को बाहर से समर्थन देने का फैसला किया। मुंबई में राजभवन में शपथ कार्यक्रम में शिवसेना के बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे को कुछ देर में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शिंदे आज सुबह ही बागी गुट के 51 विधायकों का समर्थन पत्र लेकर गोवा से मुंबई पहुंचे। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने शिंदे को मुख्यमंत्री बनने के लिए बधाई दे दी। वहीं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद उद्धव ठाकरे के सामने अब अपनी पार्टी और चुनाव चिन्ह बचाने की चुनौती है। खबर देखते हैं पहले, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे। मौज करके गोवा और गुवाहाटी में कुर्सी लेकर शिंदे लौटे चौपाटी में। मुंबई लौटकर शिंदे ने बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। चट मंगनी पट ब्याह दोनों राज्यपाल जी के पास पहुंचे। बीजेपी ने शिंदे गुट को बाहर से समर्थन देने का फैसला किया। राज्यपाल ने देवेंद्र फडणवीस के कसौले स्वाद को पहचान कर मिठाई मंगाई और दोनों का मुंह मीठा करा दिया। इसके 3 घंटे के भीतर ही शिंदे के अभिषेक के लिए मंच सज गया। करीब 10 दिन चले सियासी नाटक का पर्दा गिर गया। दोनों ने महाराष्ट्र और हिंदुत्व की बढ़ चढ़कर दुहाई दी। फडणवीस ने उद्धव सरकार पर हिंदुत्व को छोड़ने और भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाते हुए शिवसेना की बगावत को सही ठहराया। शिवसेना के नेताओं ने यह निर्णय किया कि हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी ने जिन विचारों का जीवन भर विरोध किया, जीवन भर जिनसे लड़ाई की और जिनके बारे में वो कहते थे कि अगर इनके साथ जाना पड़ा तो मेरी दुकान बंद कर दूंगा, ऐसे लोगों के साथ अलायंस किया। और उसके बाद 2.5 साल हमने एक सरकार देखी जिसमें न कोई तत्व थे, न कोई विचार था, न कोई गति थी, न कोई प्रगति थी। जो सरकार चालू इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को बंद कर रही थी। तो एकनाथ शिंदे ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया। शिंदे ने विरोधी विचार वाली पार्टियों से मिलकर सरकार बनाने के लिए उद्धव ठाकरे को जमकर कोसा। उधर गोवा में टीवी स्क्रीन पर समारोह की खबरें देखकर बागी विधायकों के मन में भी लड्डू फूट पड़े। कल तक जो पछता रहे थे वो अब अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। सुबह जब एकनाथ शिंदे मुंबई पहुंचे तो बीजेपी कोर कमेटी की बैठक के बाद देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को गुलदस्ता देकर स्वागत किया। तब तक समझा जा रहा था कि फडणवीस मुख्यमंत्री और शिंदे उप मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसा कि तय माना जा रहा था कि राज्यपाल ने सदन में बहुमत सिद्ध करने के लिए शिंदे को जरूरी मोहलत दे दी। वहीं बागियों के हाथों मिली शिकस्त का दर्द शिवसेना नेता संजय राउत ने एक कार्टून के जरिए शेयर कर जताया है, जिसमें एक शख्स की पीठ से खून रिश्ता नजर आ रहा है। अब बागी संजय राउत को खुलकर जवाब दे रहे हैं। सवाल ये पूछा जा रहा है कि बीजेपी शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए रजामंद है, तो फिर 2019 में उद्धव ठाकरे को सीएम बनाने से क्या गुरेज था। दरअसल खेल तो उद्धव ठाकरे से उसकी सियासी विरासत छीनने का भी है। 2/3 बागी विधायकों के दम पर पूरी शिवसेना पर दावा ठोका जा रहा है। इस मुद्दे पर अदालत का दरवाजा खटखटाने और चुनाव आयोग के सामने दावा रखने की रणनीति बनाई जा रही है। योजना तो राज ठाकरे को बाला साहेब की विरासत की इस लूट में शामिल करने की भी है, क्योंकि अगर बागी विधायक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में शामिल हो जाते हैं तो शिवसेना पर उनका दावा और मजबूत हो जाएगा। इन धुर बिसंदियों की जड़ें इतिहास में तलाशी जा रही हैं। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में एक बार फिर पेशवाओं ने पिट्ठू बिठाकर मराठा साम्राज्य को पंचपात्र में डुबो दिया है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि एक बार फिर गुजरात के शाह की मदद से पेशवाओं ने छत्रपति साम्राज्य हड़प लिया है। लेकिन सियासत, अदावत और मोहब्बत में सब जायज माना जाता है। कुल मिलाकर ठाकरे परिवार को सबसे बड़ा सियासी झटका लगा है। लेकिन सियासत के जानकारों की नजर मराठा छत्रप शरद पवार पर टिकी हुई है। इनका कहना है कि पिक्चर अभी बाकी है।
ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। तस्वीरों में जो दिख रहा है उसके उलट भी बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पर एकनाथ शिंदे को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थी कि डिप्टी सीएम बन सकते थे, वहाँ कई नाटकीय मोड़ भी सामने आ रहे हैं। तो महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार ये नाटकीय मोड़ चल रहे हैं। अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनना चाहिए। उनकी तरफ से बड़ा दिल दिखाया गया है, लेकिन उन्हें इस सरकार में शामिल होना चाहिए। जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी हाईकमान ने फैसला किया है कि देवेंद्र फडणवीस को सरकार का हिस्सा बनना चाहिए। हमारी तरफ से फडणवीस से अपील की गई है कि वे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लें। यहां यह जानना जरूरी हो जाता है कि देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सिर्फ एकनाथ शिंदे का नाम आगे किया था। उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में एकनाथ शिंदे शपथ लेंगे। तब उन्होंने ये भी कहा था कि वे शायद खुद सरकार का हिस्सा ना बने। लेकिन अब बीजेपी अध्यक्ष ने खुद फडणवीस को सरकार में शामिल होने के लिए कह दिया है। इसको सुनते हैं, फिर आगे जनता पार्टी की केंद्रीय टीम ने इस बात को तय किया है कि देवेंद्र जी को सरकार में आना चाहिए और सरकार में पदभार संभालना चाहिए, और इसलिए देवेंद्र जी से व्यक्तिगत रूप में भी आग्रह किया है और केंद्र ने इस बात को निर्देशित किया है कि देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री के रूप में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में कार्यभार संभालें और महाराष्ट्र की जनता और महाराष्ट्र की लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उसको पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगाएं। और लोकतंत्र में सिंहासन पर बैठना इतना आसान नहीं होता। जब आप सिंहासन पर बैठते हैं तो व्यक्ति जो बैठा है उसको इस बात का एहसास रहता है कि ये सिंहासन या तो हिलेगा या डिग जाएगा। तो जिस सेना के साथ वो आगे बढ़ते हैं उस पर भी भरोसा रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन वही सेना अगर आपको धोखा दे जाए तो सत्ता परिवर्तन होते देर नहीं लगता। 3 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ, माफ कीजिएगा 4 खास मेहमान शामिल हैं। अश्वनी दुबे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, जिनसे हम जो पेचीदगियां हैं सरकार बनाने को लेकर वो समझने की कोशिश करेंगे। गुलरेज शेख हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और शिवसेना की तरफ से हाजी अलीम शेख हमारे साथ जुड़े हैं, और हाजी मुकलेश शेख प्रवक्ता एनसीपी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस खास चर्चा में। और शुरुआत भारतीय जनता पार्टी, गुलरेज शेख जी, शुभकामनाएं आपको। 10 दिनों से रोमांच बनाई हुई थी बीजेपी, और अब जिस तरह से चीज़ें सामने आई हैं उसमें कम से कम शुभकामनाएं बनती हैं। लेकिन हम इसके साथ साथ ये सवाल भी पूछना चाहेंगे कि जब तस्वीर साफ हुई तो चौंकाने वाले परिणाम आए, जैसा कि बीजेपी अक्सर चौंकाती है। अनुमान ये लग रहा था कि फडणवीस सीएम बनेंगे, लेकिन सीएम का नाम आगे किया खुद फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को लेकर। लेकिन कुछ ही देर बाद नड्डा साहब का बयान आ गया। इसको कैसे देखा जाए और क्या लगता है कि अभी काफी कुछ बाकी है देखना? सबसे पहली बात तो जो महाराष्ट्र की जनता है उसको बधाई एवं शुभकामनाएं, क्योंकि जो उन्होंने लोकमत दिया था उस लोकमत का आदर हुआ है। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की युक्ति को चुना गया था, वो युक्ति आज सत्ता में है, वो सरकार बना रही है। लेकिन आपने एक बात गलत कही कि 10 दिनों से रोमांच चल रहा था। नहीं, वैसा भी है, रोमांच नहीं, ये बाल ठाकरे जी की विचारधारा से रोमांच चल रहा था। और ये रोमांच की ही परिणति है कि आज मुख्यमंत्री जो है वो शिंदे साहब है। भारतीय जनता पार्टी पद के लिए जो भागने वाला काम होता है वो नहीं करती, विचार के लिए भागती है। तो पद हमारे पीछे अपने आप आते हैं। जी, चलिए, विचारधारा को आप समझ रहे हैं। शिवसेना से भी हम जान लेते हैं, हाजी अलीम शेख हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे समझ लेते हैं। जो चीजें परिदृश्य पर, प्लेटफॉर्म पर घटित हुई, शिवसेना के लिए बेहतर तो नहीं कही जा सकती। आरोप ये लगते रहे कि शिवसेना बाला साहब ठाकरे की विचारधारा से अलग जा रही है। लेकिन अब जो तस्वीर आई है, एक भावनात्मक अपील की गई, कहीं से भी आप अपने लोगों को मना नहीं पाए। और उसके बाद जो तस्वीरें आई, विधायक नाचते हुए नजर आए, यानी कि वो इस बात का पहले से अनुमान लगा रहे थे कि तस्वीर बदलनी चाहिए, और इतनी घुटन महसूस कर रहे थे क्या शिवसेना में, जो सरकार बनने को लेकर जब सारी अटकलें साफ हुई, एकनाथ शिंदे का नाम सामने आया तो उछलते कूदते नाचते गाते नजर आए। इतनी घुटन थी शिवसेना में इन लोगों को।
चलिए, हाजी हलीम शेख जी का फ़ोन कट गया है, जैसे ही संपर्क होगा हम समझना चाहेंगे। अश्विनी दुबे जी आपके पास आएंगे। अभी बहुत सारे पेच यहाँ पर बाकी हैं, लेकिन सत्ता में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी गई हैं कि जब विचारधारा, जो दो विभिन्न विचारधाराओं की जो पार्टियां हैं वो अक्सर एक हो जाती हैं, और इसका एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर का देखा गया। क्या इतनी बड़ी बात थी ये, जिस वजह से ये सत्ता परिवर्तन हो गया, और अभी भी क्या पिक्चर बाकी है? जी देखिए रविंद्र जी, एक सबसे बड़ा विषय ये है कि अभी अगर हम देखें तो टेम्परेरी फेज में सदन में 2/3 से ज्यादा बहुमत लेकर के एक स्पीकर से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि आप शिवसेना हैं। ठीक, तो एक ये पार्ट है, लेकिन इसीलिए ये लाइन जोड़ी शिवसेना मैंने को- कि क्या पिक्चर अभी बाकी है। बिल्कुल निश्चित तौर पर पिक्चर अभी बाकी। इसीलिए दूसरा, शिवसेना, दो बातें महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ठाकरे, दूसरा मातोश्री। जी, ठाकरे और मातोश्री इतना इंपॉर्टेंट है कि कोई लाख भी कहना चाहे, क्योंकि लोगों की शिद्दत, लोगों की श्रद्धा, लोगों का विश्वास जो बाला साहब ठाकरे ने अर्जित किया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए जनता के पास ये भी एक विषय होगा डिसाइड करने के लिए कि शाखा स्तर पर, तालुका स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, गांव स्तर पर जो शिवसेना का काडर है, मेंबर है, उसको एकनाथ शिंदे जी कैसे साधते हैं, क्योंकि इलेक्शन 5 साल बाद तय होना है। दूसरी बात आपने कही, पॉलिटिक्स में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है, कन्वीनियंस और उस समय के हिसाब से जो परिस्थितियां बनती है। अभी 1 घंटे पहले तक स्थितियां बन रही थी कि देवेंद्र फडणवीस भी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, एकनाथ शिंदे जी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, 4 पर 1 मिनिस्टर देने की बात हो रही है। और अभी अभी जो परिस्थिति बदली उसमें बोलता है कि जो सूत्रधार है वहां की पॉलिटिक्स के, खास तौर से एकनाथ शिंदे को बीजेपी से जोड़ने वाले और तमाम चीजें करने, लोगों के बीजेपी तक बात पहुंचाने वाले, वो जो है डेप्यूटी सीएम के लिए उनको नड्डा जी को रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है। तीसरा सबसे बड़ा पहलू है कि पार्टी सिंबल पर दावा ठोकना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अभी 2.5 साल के लिए आप बना भी सकते हैं, लेकिन यह याद रखिएगा कि जनता जो है जब वोट देने के लिए आती है तो ये जरूर कहती है अभी हिंदुत्व और बाला साहब इम्पोर्टेंट है। और ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर जरूर मानेंगे कि देश में तमाम विद्रोह हुए, पार्टियों में विद्रोह हुए, पार्टियां बनी। कांग्रेस के समय पर अर्जुन सिंह जी, नारायण तिवारी जी कितने बड़े कद्दावर नेता थे, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, लेकिन पार्टी, लेकिन सरकार बनाने को लेकर ही तो अश्विनी ये पेच है, कैसे बनाएंगे, कैसे शपथ ले पाएंगे? शपथ लेने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि स्पीकर, मैंने फिर कहा कि स्पीकर को सदन के अंदर रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सा फ्रैक्शन शिवसेना है, जिसके तो सदन के अंदर प्रोटेम स्पीकर बनाएंगे और आज शपथ ले लेंगे, गवर्नर उनको शपथ दिलवा देंगे। और जैसे ही स्पीकर की बात आएगी, स्पीकर वहां रिकॉग्नाइज कर देंगे कि शिवसेना लेड बाई उद्धव ठाकरे हैं, जिनको सदन के अंदर, सदन के सदस्यों की बहुमत में संख्या प्राप्त है, वही शिवसेना है। लेकिन बाहर जो है, जो सिंबल पर दावा ठोकना, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने डिसाइड होगा। तो अभी वाकई में पेच अभी बाकी है, बिल्कुल बाकी है। बिल्कुल ये समझना होगा, क्योंकि अभी भी काफ़ी कुछ बाकी है, और जिस तरह की तस्वीर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रही है, इसका मतलब अंदर अंदर बहुत कुछ गड़बड़झाला चल रहा है, इनको समझना होगा। ये चीज़ें जब सामने आती हैं, हाजी मुकलेश शेख एनसीपी से हमारे साथ अगर जुड़ गए हैं तो हम उनसे भी सवाल करना चाहेंगे कि क्या लगता है, 2 चाणक्यों की लड़ाई थी यहाँ पर, शरद पवार को लेकर और अमित शाह को लेकर, कि 2 दिमाग यहाँ पर लड़ेंगे, और जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं उसमें बाजी भारतीय जनता पार्टी मार ले गई है। बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे राजनीतिक जो घमासान को समझने वाले लोग हैं, सियासत के दांव समझने वाले लोग हैं, उनकी महाराष्ट्र पर नज़र टिकी हुई थी कि आखिर किसका जोर यहाँ पर चलेगा, किसके दांव पेच मायने रखते हैं। तो क्या लगता है, कहाँ चूक हो गई? मैं शिंदे साहब को बधाई देता हूँ, मेरे पूरे एनसीपी मुंबई कमेटी की तरफ से और महाराष्ट्र की तरफ से सरकार बनाए और अच्छा चलाए, ऐसी उम्मीद करता हूँ। जो शिंदे साहब शिवसेना के अंदर काफी सालों से काम कर रहे थे और शिवसेना का खून उनके हिस्सों में, उनके शरीर में शिवसेना का खून है। बाला साहब ठाकरे के विचारधारा में चलने वाला शिवसेना का एक सिपाही आज मुख्यमंत्री बन रहा है। देश, महाराष्ट्र के अंदर सारे देश देख रहा है कि कैसे बन रहा है, यहाँ से कहाँ चला गया, ब्लैकमेल करके लोगों को अपने तरफ तोड़कर, उसके बाद में देवेंद्र फडणवीस साहब के साथ में जोड़कर, जेपी नड्डा साहब ने जोड़कर आज ये सब चीज किया जा रहा है। कोई खुशी, अब खुशी के लड्डू बांटकर नहीं किया जा रहा है, कोई खुशी से नहीं हो रहा है, ये सारे तोड़ फोड़ के, मरोड़ के राजनीति ईडी के माध्यम से किया जा रहा है। और शिंदे साहब को, नड्डा साहब का एक बयान आया है कि इनको डिप्टी सीएम बनाया जाए। मैं आपसे पूछता हूँ,
कोई अगर राज्य का मुख्यमंत्री बना है तो आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल 2 बार बनाया जाए और बनाने के बाद उनको डिप्यूटी सीएम बनाने की ऑफर देता है भारतीय जनता पार्टी, ये भी तो सोचने की बात है। तो ये देवेंद्र फडणवीस साहब का जो कद है उनको छोटा करने की, उनको छोटा किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पूरे जो देश के जनता और हमारे महाराष्ट्र की जनता भी देख रहा है। यही शिंदे साहब को सीएम का ऑफर हमारे उद्धव जी ठाकरे साहब दे रहे थे कि आप आ जाओ सीएम बनो। यही 2019 में जब चुनाव हुए थे तभी शिवसेना और बीजेपी की जो चुनाव हुई थी तभी शिंदे साहब को मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं थे। उसके बाद आज फिर मुख्यमंत्री बना तो दाल में कुछ काला है। ये बहुत बड़ी साजिश है। ये सरकार चलने वाली नहीं है। ये सरकार इसलिए नहीं चलेगी, उनको पता है। अभी जो हमारे सर ने कहा है ना कि ये चिन्ह का जो निशान जो उसको होता है, तीर कमान चिन्ह का, जब भी बातें आएगा कभी सरकार गिर भी सकती है। ये बैसाखी वाली सरकार, इसके वजह से देवेंद्र फडणवीस साहब ने कहा मैं बाहर से पटेबा दूंगा, मैं सरकार के साथ रहूंगा। वो बुद्धिजीवी है। फडणवीस साहब ने बहुत अच्छा काम किया, बीजेपी के अंदर उनका नाम है, लेकिन एक नाम होने के बाद भी अगर बोलते हैं साहब कि मैं बाहर से पार्टी बना दूंगा, फिर जेपी नड्डा जी उनको मनवा रहा है, तो बीजेपी में तालमेल ठीक नहीं है। ये शिंदे साहब जाने के बाद ये जो विधायक डांस कर रहे हैं, ये मैं एक और बात बताना चाहता हूँ सिंह साहब आपसे, जो 2019 के बाद हमारे राष्ट्रवादी और कांग्रेस के कुछ विधायकों को लेके गए थे, वो विधायकों को भी तो गलत दबा के मार डाले ना। अच्छा, हमें ये भी चीज सियासत में तो कुछ भी हो सकता है कि आप जितनी तारीफ उनकी करते नजर आ रहे हैं, जबकि इतने विधायकों को तोड़ा गया शिवसेना को लेकर, आप फडणवीस की तारीफ कर रहे हैं। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मतलब एक तोड़ फोड़ की राजनीति करने में फडणवीस साहब को देश में अवार्ड देना चाहिए। आपने तो सहानुभूति भी जाहिर की ना उनको लेकर, जनता पार्टी कि उनका कद छोटा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने एक अच्छा फैसला लिया, क्योंकि वो उनको ये महाराष्ट्र मुक्त, सेना मुक्त महाराष्ट्र बनाना है। सेना मुक्त महाराष्ट्र बनाना गुलरेज जी, उनको आगे बिठा के काम लेना है। गुलरेज जी, बड़ा आरोप है, और जिस तरह इशारा कर रहे हैं कि एक सीएम हुआ करते थे फडणवीस, उनको अब डिप्टी सीएम बनाने की कोशिश की जा रही। तो ये कैसा, किस तरह का, मतलब उनको तोहफा देने की कोशिश की जा रही है। अटल जी ने एक बात कही थी कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। और देवेंद्र, जिस व्यक्ति ने इतनी जद्दोजहद की, जिस व्यक्ति ने एक मजबूती लाया बीजेपी में, जो पहले सीएम रह चुका, उसको आप डिप्टी सीएम बना रहे हैं, तो लगता है कि ये न्याय है उसके साथ? वही सवाल खड़े कर रहे हैं हाजी साहब। एनसीपी ये बात बिल्कुल कहेगी, क्योंकि एनसीपी जो है उसके लिए सत्ता ही सब कुछ है। विचार का कोई अर्थ नहीं, सेवा का कोई अर्थ नहीं। गुरुजी गोलवलकर कहते थे कि अपने घर में आप शौचालय को स्थान देते हो, उतना राजनीति में राजनीति को स्थान दो। बाकी सारा स्थान जो होता है वो समाज की सेवा के लिए होना चाहिए। और वो हमारे देवेंद्र बाबू भी जो हैं वो भी नागपुर से आते हैं, संघ के स्वयंसेवक रहे हैं, विचारशील स्वयंसेवक हैं, तो वो भी उसी सिद्धांत पर काम करते हैं, उसको मानते हैं। और इसीलिए पार्टी ने उनसे कहा कि आप सरकार में रहकर काम करें, जनता की सेवा करें, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस है। गुलरेज जी, मुझे लग रहा है सरकार तो आपने जरूर बना ली, लेकिन अभी इतनी शांति से बैठने वाली स्थिति आई नहीं है। अभी दांवपेच बाकी है और कई टेक्निकल पॉइंट्स भी बाकी हैं, जिस पर लगता नहीं है कि इतनी शांति से आप बैठ पाएंगे। भाई साहब, राजनीति में कभी भी शांति नहीं होती, हमेशा ही आपको संघर्ष करना होता है। और संघर्ष पथ पर जो भी मिला, ये भी सही वो भी सही। ठीक है, संघर्ष पर मिला जो भी सही, ये भी सही वो भी सही, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में जो कुछ हुआ वो कितना सही, ये जनता तय करेगी। क्योंकि जिस तरह की जोड़ तोड़ की राजनीति, बाला साहब का नाम लेकर उनकी बातों को भुनाने की राजनीति, उसके बाद जिनका नाम सीएम पद के लिए आगे किया उद्धव ठाकरे ने, उसके बैकफुट में जाकर किसी और के साथ मिल जाने की राजनीति, यही काम शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर किया। यानी कि दो अलग अलग हो गए, दो एक ही विचारधारा के लोग, और धीरे धीरे करके इस पटल पर जब चीज़ें बदलने लगीं तो तस्वीर कुछ उलट नजर आई। लेकिन अभी भी रास्ता आसान नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि अभी भी कई चीज़ें बाकी हैं, तस्वीर साफ होना बाकी है, यानी पिक्चर भी बाकी है। अश्विनी जी, हम आपके पास आना चाहेंगे और समझना चाहेंगे, चूंकि पार्टी पर भी दावा ठोका गया है, डिप्टी स्पीकर को लेकर भी कई तरह की बातें सामने आई हैं। ऐसे में जब पार्टी पे दावा ठोका जाता है तो किन किन चीज़ों को देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है और जिनको समझना होगा। आप
जरा खुलकर समझाएं। ये सबसे पहले ये समझना है कि भारतीय राजनीति में कई बार उठापटक हुई है, विद्रोह हुआ, जी। हिंदुत्व के मुद्दे ने समीकरण बदल दिया। हम्म, दशकों से सेक्युलर और मुस्लिम हितों की दावा, मतलब उनके संरक्षक होने का दावा करने वाले शरद पवार, जी उनकी एनसीपी, कांग्रेस पार्टी, ममता बनर्जी की टीएमसी सब मैदान में उतरी, जी लेकिन ठाकरे से हिंदुत्व के नाम पर, यानी आप समझिए उद्धव ठाकरे से हिंदुत्व के नाम पर बगावत करने वाले और बाला साहब का नाम लेकर शिवसैनिक बने, उनके नाम के वो शिवसैनिक, इन्होंने सारे समीकरण बदल दिए। अब समझ में, अगर हम इसके लीगल इश्यूज की बात करते हैं, जी अब इसके बाद इनका एजेंडा होगा पार्टी सिंबल पर दावा ठोकना। ठीक। राजनीतिक पार्टियों में बंटवारे की दो स्थितियां होती हैं। पहली, जब विधानसभा चल रहा हो, इस स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार विधानसभा स्पीकर के पास होता है। तो और जब विधानसभा सत्र नहीं चल रहा हो, जैसे फिलहाल महाराष्ट्र के हालात हैं, उस स्थिति में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राज्य स्तर की पार्टी में कोई फूट होती है तो चुनाव आयोग फैसला करता है कि असली पार्टी किसकी है। चुनाव आयोग के अधिकार इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 में दिया गया है। चुनाव आयोग में किसी भी पार्टी में विवाद का मामला पहुंचने के बाद उसके वर्टिकल बंटवारे की जांच की जाती है और विधायिका और संगठन दोनों देखे जाते हैं। इसके अलावा जो है, चुनाव आयोग बंटवारे के पहले पार्टी की टॉप कमेटी और डिसीजन मेकिंग बॉडी की लिस्ट निकालता है, जैसे मैंने भी बताया, शाखा स्तर पर, तालुका स्तर पर, स्टेट स्तर पर, और ये जानने की कोशिश करता है, उनको समन भी कर सकता है, उनकी कंसेंट भी मांग सकता है और ऑफिशियली रेजोल्यूशन भी पास करके वो पब्लिश भी कर सकते हैं कि कितने मेंबर या पदाधिकारी किस गुट में हैं और किस गुट में कितने सांसद और विधायक हैं। ये दो क्राइटेरिया हैं। तो जब इलेक्शन कमीशन है वो पार्टी के पदाधिकारियों, चुने हुए प्रतिनिधियों के समर्थन के आधार पर सिंबल देने का फैसला लेता है, किसी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर समर्थन सही तरीके से जस्टिफाई नहीं करता तो आयोग पूरी तरह से पार्टी के सांसदों और विधायकों के बहुमत के आधार पर फैसला करता है। ये तमाम जो चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल अगर हम एकनाथ शिंदे का पार्टी सिंबल पर अगर हम दावा उसकी बात करते हैं तो उनके पास 40 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है, कुछ सांसदों का भी समर्थन है। ठाणे जिले के करीब 40 कॉर्पोरेटर भी ऐसा बताया जा रहा है शिंदे जी के साथ हैं, लेकिन सिर्फ 25% काम ही अभी पूरा हुआ है। सिंबल पाने के लिए विधायकों के अलावा पार्टी लीडर्स, डिप्टी लीडर, सेक्रेटरी, स्पोक्स पर्सन, लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद, एमएलसी, मेयर और डिप्टी मेयर का समर्थन लेना पड़ेगा। युवा सेना, महिला आघाड़ी, भारतीय कामगार सेना, ये जवान जैसे जो पार्टी के मोर्चों का भी समर्थन चाहिए। सिंबल पाने के लिए समर्थन आधा से ज्यादा लोगों का होना चाहिए। तो अब संगठन और विधायिका की संख्या कितनी है उसके मुताबिक ये डिसाइड होगा, लेकिन अल्टीमेट कॉल एक तो इनसाइड द हाउस और एक आउटसाइड द हाउस, जो इलेक्शन कमीशन, दोनों सतहों पर ये सारी बातें आएंगी। जी ठीक है। गिरीश तिवारी भी शिवसेना से हमारे साथ जुड़ गए हैं, चूंकि पहले हाजी अलीम शेख को जुड़ना था लेकिन गिरीश तिवारी जी उनके ब्याह पर आए हैं। गिरीश जी, आपके लिए स्थिति बड़ी पेचीदी है। जी देखिए, ये प्रश्नों का कई बार होता रहा है कि स्थिति पेचीदी है और आज मैं अरेस्ट हुआ था और अभी मैं बेल लेकर के बाहर ही आया हूँ एसडीएम कोर्ट से। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आज अम्बेडकर नगर पुलिस द्वारा मुझे जो गिरफ्तार किया गया जी, और वहीं पे एक किसी और संगठन ने जो पुतला जलाया, जहाँ पे हमारी गिरफ्तारी हुई पुतला दहन कार्यक्रम में, किसी अन्य संगठन ने भी पुतला दहन किया। नहीं, आप पटल पर कितना मजबूत नजर आ रहे हैं। लगता है कि अभी जिस तरह से जो घटनाक्रम सामने आया, शिवसेना को लेकर काफी चीजें बदल गई। जो शिवसेना दावा करती थी, अब वो शिवसेना रह जाएगी या नहीं रह जाएगी, या वो शिवसेना का जो तमगा है, उसके जो चुनाव निशान है, वो आपके पास रह जाएंगे या नहीं रह जाएंगे, इस पर भी सवाल खड़े हुए। निशान हमारा था, है, रहेगा और हमारा ही रहेगा चुनाव निशान। तो अभी क्या आपको लगता है, क्या लड़ाई लड़ेंगे आप? क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हैं कि जनता आपके साथ है, लोग आपके साथ हैं, वोट बैंक आपके साथ था, दूसरी तरफ आरोप ये लग रहे हैं कि आप तो विचारधारा से ही उलट चले गए, इसलिए यहाँ पर ये भुगतना पड़ा परिणाम आपको, और अब तो सत्ता आपके हाथ से चली गई। देखिए, सत्ता हमारे हाथ से जा चुकी है और जो भी परिणाम था वो हमको प्राप्त हो गया। अगर ऐसा जनता कह रही है, ऐसा जो भी है, अब
हमारे पास जो भी स्थिति है हमें तो बस अब इंतजार करना है। अब क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया है, अब वो सीएम नहीं रहे, तो अब ऐसी स्थिति में पार्टी द्वारा जो भी अभी नया निर्णय आएगा, किस तरह का निर्णय क्या करेगी पार्टी आगे? देखिए अभी कोई नया निर्णय आया नहीं कि पार्टी क्या करेगी। अभी कोई ऐसा कोई निर्णय आया ही नहीं है। ये संभव है कि जल्द से जल्द जो है पार्टी द्वारा, राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा कोई बड़ा निर्णय लिया जाएगा और उसके बाद ही ये रूपरेखा जो है साफ हो पाएगी कि क्या किया जाएगा। ठीक, अश्विनी जी आपसे एक बात और समझना चाहेंगे, क्योंकि हमने इसीलिए गिरीश तिवारी जी को पूरा मौका दिया बोलने का, ताकि हम उनकी चीजों को समझ सकें और पार्टी के कदम को भी समझ सकें। कहाँ चूक हो गई शिवसेना से? निश्चित तौर पर हिंदुत्व के मुद्दे पर चूक हुई। और लेकिन जिस तरह से उन्होंने दो शहरों के नाम बदले, अयोध्या पहुंचे, तो उन्होंने साफ कहा कि हमने हिंदुत्व का जो मुद्दा है वो नहीं बदला। नेचुरली देखिए, बात फिर मैं आपको बता रहा हूं कि महाराष्ट्र में शिव सैनिक, खास तौर से चाहे वो शिव सैनिक एमएलसी हो, चाहे वो शिव सैनिक मेयर हो, चाहे वो शिव सैनिक एमएलए हो, या चाहे वो ऑर्डिनरी शिव सैनिक हो, हमेशा उसके पीछे बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर लगती है। लेकिन आप देखेंगे कि जिस तरह से उद्धव जी को हाईजैक किया दो पॉलिटिकल अलायंसेस ने, क्योंकि उद्धव जी को एक्सपीरियंस नहीं था सरकार चलाने का, तो यही बात, इस बात का भरपूर फायदा उठाया एकनाथ शिंदे ने। क्योंकि एकनाथ शिंदे जी अगर कायदे से देखा जाए तो वो एक ब्रिज की तरह काम करते थे 55 एमएलए, 14 एमएलसी, मेयर और उद्धव जी के बीच में। तो वो क्या करते थे, मिलते थे। लेकिन आप ऐसा समझिए, जहां मातोश्री है, जहां से शिवसेना कभी नहीं हारी, वहां कांग्रेस के एमएलए हैं। तो तमाम परिस्थितियां लीडरशिप आने के बाद बदली। लोगों को समझ में आने लगा कि जिस ऑब्जेक्ट को लेकर के, जिस आइडियोलॉजी को लेकर के इस पार्टी का फॉर्मेशन हुआ, आप ऐसे समझिए कि जब कश्मीर में फोर्स एक्सोडस हुआ और कश्मीर से हिंदुओं को वाइप आउट किया गया, तो देश भर में अगर किसी ने कश्मीरी हिंदुओं को उस समय समर्थन अगर दिया और साथ ही साथ लोकल जॉब में रिजर्वेशन देने की बात की, उनकी बात उठाई, तो वो बाला साहेब ठाकरे थे। 1993 के जो अटैक, क्योंकि मैं इसमें समझता हूँ कि आपको एक मिनट रोकना चाहेंगे, क्योंकि शपथ ग्रहण कहा जा रहा था कि आज एकनाथ शिंदे लेंगे। यहाँ पर राज्यपाल पहुंच चुके हैं, कुछ ही देर में एकनाथ शिंदे शपथ ले सकते हैं। ताजा तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। तो राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, देवेंद्र फडणवीस भी नजर आ रहे हैं, एकनाथ शिंदे सहित तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कुछ ही देर में शपथ ले सकते हैं एकनाथ शिंदे, और बाकी जो लोग हैं कल उनकी शपथ लेने को लेकर बताया जा रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं कि कल वो शपथ ले सकते हैं। ये तस्वीरें आप सीधी देख रहे हैं महाराष्ट्र से, जहाँ पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पहुँच चुके हैं। लेकिन कई पेच भी अभी कहे जा रहे हैं कि हैं। फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं, ताज़ा तस्वीरें। महाराष्ट्र की राजनीति में काफ़ी कुछ महासंग्राम देखने को मिला, और उसके बाद एक के बाद एक हर दिन कुछ नया समीकरण सामने आता था। एक दूसरे में खींचतान की जो जद्दोजहद थी वो लगातार जारी थी। अब ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र से सीधी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, और बाकी जो विधायक हैं 8 विधायकों को लेकर कहा जा रहा है। मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री पदाची तसेच गुप्ततेची शपथ घेण्यासाठी पदनिर्देशित मुख्यमंत्री महोदय व पदनिर्देशित उपमुख्यमंत्री महोदय उपस्थित आहेत। त्यांना आपणासमोर शपथ घेण्याची परवानगी असावी। सर्वप्रथम माननीय पदनिर्देशित मुख्यमंत्री श्री एकनाथ संभाजी शिंदे।
हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे, धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांच्या आशीर्वादाने मी एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणत्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन. मी एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आता माननीय पदनिर्देशित उपमुख्यमंत्री महोदय श्री देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस. कृपया शांत हो जाइए. कृपया शांत हो जाइए. मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन.
मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून मी माझे कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. हेलो कॉन्ग्रेचुलेशन थोड़े के मैसेज ही सही. माननीय राज्यपाल महोदय, शपथविधी पूर्ण झालेला आहे. तो एक नाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, यहाँ पर सियासी लड़ाई भले ही जीत ली गई हो, लेकिन अभी जनता का संकेत और कई दांवपेच, कई तकनीकी चीज़ें बाकी हैं. लेकिन जो गणित महाराष्ट्र में जिस तरह के सियासी दांवपेच देखने को मिले, निश्चित तौर पर एक बड़ा परिवर्तन यहाँ देखने को मिला है. और चारों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं. जिस तरह की बातें अश्विनी दुबे जी के ज़रिए भी हमने समझने की कोशिश की कि किस तरह से जो परिदृश्य है वो बदल भी सकता है और अभी काफ़ी कुछ साबित होना भी बाकी है. लेकिन फिलहाल जो उम्मीद की जा रही थी कि एक नाथ शिंदे मजबूत माने जा रहे थे और ऐसा ही कुछ साबित होता भी नजर आया. और इस सियासी दांवपेच में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बागी गुट का साथ मिला और जो तस्वीर नजर आ रही थी, एक बार वो तस्वीर साफ होती नजर आ रही है. एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ सामने आए, लेकिन उसके बाद जो गणित बदला, जेपी नड्डा जब सामने आए और उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस का नाम लिया कि डिप्टी सीएम के तौर पर वो होंगे, तो ये भी काफ़ी चौंकाने वाला था कि ठीक 40 मिनट बाद इस तरह की स्थिति आखिर बदल गई. तो किस तरह से बदली और उसके पीछे की जो कहानी है वो आखिर क्या है. हाजी मुखलेश शेख हमारे साथ जुड़े हुए हैं और गुलरेज शेख भी है. गुलरेज जी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो चीज़ें हुई हैं यहाँ पर और अब आगे क्या होने वाला है, किस तरह की चीज़ें होंगी, ये समझना चाहेंगे आपसे. लेकिन खुशी की बात ज़रूर है, लेकिन ये खुशी में भी अभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कसैला स्वाद है, क्योंकि जब तक तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं हो जाएगी, शिवसेना पर जो दावा किया जा रहा है वो जब तक साबित नहीं हो पाएगा, तब तक आपके लिए भी मुश्किल हालात होंगे. चलिए, उनसे संपर्क टूट गया, हम उनके पास पहुंचेंगे. लेकिन हाजी मुखलेश जी, अब तस्वीर साफ हो गई है. एनसीपी के लिए बेहद दुर्गम रास्ता था और अभी भी जो चीज़ें हैं, भले ही लोग कह रहे हों
कि यहाँ पर अभी दांवपेच काफ़ी बाकी हैं, तकनीकी चीज़ें कई बाकी हैं, अभी भी सियासत के दांवपेच चल चुके हैं। लेकिन क्या सियासत की जीत जो है वो लोकतंत्र की जीत कही जाती है? जनता के दिलों के अंदर क्या इस बात को समझा जा सकता है उसको लेकर, या अभी एक लड़ाई बाकी है? अभी पिक्चर बाकी है सर। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अभी मैंने देखा आपके नहीं, सियासी लड़ाई में तो जीत हो गई, लेकिन महाराष्ट्र की जनता के अंदर क्या है इसे जानना अभी बाकी है। जनता माफ नहीं करेगा, क्योंकि ये जो हाईजेक करके सरकार में जो शिंदे साहब अभी जो है गए हैं, सीएम बने, ये सीएम तो उद्धव साहब ठाकरे भी बना रहे थे, लेकिन एक उनके जो प्रॉब्लम जो था, ईडी जो सारे लोगों को नोटिस किया था, उसके कारण जाके आज मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। देवेंद्र फडणवीस जी को अभी आप सिग्नेचर करते हुए देखे, डिप्टी सीएम का शपथ भी लिए, क्या एक पत्रकार जी आप सिंह साहब आप बताइए, उनके चेहरे पे कोई रोना था? क्या उनके चेहरे में कोई ऐसा लग रहा था कि वो शपथ ले रहे? ऐसा लग रहा था कि उनको दबाव डाल के शपथ दिला रहे, क्योंकि वो खुश नहीं है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ आपको। सुनिए सर, सुनिए, एक छोटा सा सीएम बने हैं, शिवसेना की जीत हो गई। आज भी शिंदे साहब बोल रहे हैं कि मैं शिवसैनिक हूँ, शिवसेना की जीत हो गई। मुखलेश जी देखिए, अगर टीम को जीत हासिल होती है ना, उसमें अगर एक खिलाड़ी का परफॉर्मेंस बेहतर है या नहीं है वो मायने नहीं रखता, उसके चेहरे पर रौनक है या ये मायने नहीं रखता है ना। कि अगर आपने दो लोगों ने परफॉर्म बेहतर किया है और उसके बाद अगर मैन ऑफ द मैच किसी को मिल गया है, दूसरे के चेहरे पर उदासी नहीं आती, उनके अंदर क्या चल रहा है, क्या होता है, ये दूसरी बात है। उनका इतना बड़ा रुतबा था, आपकी तो हार हो गई ना, उनको गठन करने के किया, उनको डिप्टी सीएम बना दिया और उसके बाद दबाव डाले, कुछ ना कुछ दाल में काला है, ये सरकार चलने वाली नहीं है सर, इसीलिए उन्होंने बनाया है कि कभी फ्लड सारे चीज बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है सर। लेकिन आप क्या करेंगे अब? आप हम तो अपना विकास, हम क्योंकि साथ भले ही खड़े रहो, लेकिन सत्ता तो आपके हाथ से चली गई, जिस तरह से सत्ता हासिल करी थी उसी तरीके से चली गई। सर हम जनता के बीच जाके काम करेंगे, जैसे काम करते हुए आए, जनता के विकास के लिए विपक्ष में बैठ के हम हमेशा लोगों को, देखिए जब से ये सरकार हमारी 2.5 साल की बनी थी तो बीजेपी के लोगों ने काम करने नहीं दिया। सिर्फ सुबह एक, शाम को एक एप्लीकेशन, रात को एक एप्लीकेशन, स्टेटमेंट, किसके खिलाफ क्या अंदर डालने वाला है, पहले किरीट सोमैया जी को पता चल जाता था। तो ये सब किया इन्होंने, 2.5 साल में काम नहीं किया जनता के हित के लिए, ये सिर्फ परेशान करने का सरकार को काम किया। आज इन्होंने जिसको लिया है साथ में, उनको सीएम बनाया, उनके नीचे देवेंद्र जी को बनाया गया। ठीक है, इनके अंदर आपको लगता है तालमेल ठीक नहीं है, या आप भी एक पत्रकार है, वरिष्ठ है, आपका तालमेल अगर बेहतर था शेख साहब, आपका तालमेल अगर बेहतर था तो सारी चीजें पता लगनी चाहिए थी। आपका तो जो इंटेलिजेंस था वही फेल हो गया, आप सोते रहे और वो आंख से काजल चुरा के ले गए। भाई आपको पता होना चाहिए था कि इतनी सारे लोगों की नाराजगी है और एक एक कर टूटते जा रहे हैं, रातों रात कानो खान आपको खबर नहीं हुई? सर उनके ऊपर भरोसा किया गया, और भरोसा का जो कोई अगर धोखा देता है तो उसके अंदर आप भी भरोसे पे दुनिया चलती है ना सर। एक भरोसा किया था, ये उम्मीद नहीं थी। शिंदे साहब को जब सीएम बनाने की बारी आई थी 2019 में प्रस्ताव रखा था तो बीजेपी ने नकार दिया। देवेंद्र साहब ने बोला हम बड़ा भाई, हमारा सीएम बनेगा। भाजपा वाले ने कहा कि देवेंद्र साहब बनेगा, तभी तो उद्धव साहब ठाकरे उनसे अलग हुए। लेकिन वो तो आप पे आरोप लगा रहे हैं कि सारी मलाई तो एनसीपी के लोग खा जा रहे हैं, हमको तो कुछ मिलता ही नहीं है, और इसी आरोप के साथ तो वो गए हैं। 2 आरोप उन्होंने लगाए हैं, 2 तरह के आरोप लगाए हैं। एक तो हिंदुत्व की बात उन्होंने कही शिवसेना को लेकर, दूसरी तब उन्होंने कहा जितने भी मंत्री हैं वो मलाई कोई और खा रहा है, हम ऐसे कैसे ही बैठे हुए हैं। सरकार को ले गए साथ में, कौन सा हिंदुत्व है? क्या हिंदुत्व की बात कर रहे हैं? अभी हिंदुत्व की बात कर रहे हैं आप? पूरे देश चल रहा है, देश जल रहा है, और देश के अंदर सारे लोग हर संगठन को छोटे छोटे। मैं एक सवाल पूछता हूँ, महाराष्ट्र के बाहर भी सरकार बीजेपी की है, तोड़ फोड़ राजनीति करके उन्होंने सरकार बनाया, क्यों छोटे दल को सीएम नहीं बना देते? छोटे तक के लोगों को जो साथ में लिया उनको सीएम बनाया ना, तो बड़ा दिल मानू। नहीं, अगर आप हिंदुत्व को आप गलत बता रहे हैं? नहीं, मैं गलत नहीं बता रहा हूँ। हिंदुत्व की बातें होती तो अब्दुल सत्तार कौन सा हिंदुत्व है? सीएम की कुर्सी के लिए गया, हिंदुत्व के लिए नहीं गया। तो अब आप क्या करेंगे? आपके पास तो कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा उन्होंने। जी सर, आप जिस तरह से जनता के बीच गए थे, आप विकास को लेकर जनता के बीच गए थे, आपने भी सरकार बनाई तो एक दूसरे का हाथ इसलिए थामा था कि महाराष्ट्र का हम कहीं ना कहीं विकास करेंगे, और आप अपने लोगों पर, अपनी सेना पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। तो शिवसेना की बारी तो आ गई, कहीं ऐसा तो नहीं है आपको भी डर सता रहा हो कि आपके भी कुछ लोग टूट करना चले जाएं, आप कमजोर पड़ जाएं? आपको अपने लोगों पर भरोसा है, क्योंकि ऐसा आपके साथ घटित हो चुका है। हमारे आदरणीय शरद पवार के साथ पूरे खंभीरपना से और पूरे एकदम सक्रिय होकर सभी आपके एक शीर्ष नेता चले गए थे भारतीय जनता पार्टी में, कैसे बुलाया गया सब जानते हैं?
जी जो लोग जेल जाना पसंद करें, हमारे 2 विधायक जेल चला गए, बीजेपी के सपोर्ट में नहीं गए, उनको भी डराया धमकाया गया था कि भाई बीजेपी के पक्ष में आओ। शिंदे साहब से रहा नहीं गया, वो बचाने के लिए चले गए, लेकिन मुबारक हो उनको। नहीं तो आपको भी तो डर सता रहा होगा हमारे ना? महाराष्ट्र के, उनको मुबारकबाद हमारी पार्टी की तरफ से, एनसीपी की तरफ से, कि अच्छा काम करे जनता के हित के लिए, हमसे और बेहतर काम करें। हम विपक्ष में बैठ के काम करेंगे सर। नहीं, हमने तो सवाल ये पूछा कि कहीं आपको भी तो डर नहीं सता रहा है? जिस तरह से शिवसेना के लोग गए, आपका भी एक शीर्ष नेता चला गया था ना, उसको किस तरह से वापस लाया गया सब जानते हैं। नहीं सर, एक सीट चला गया नहीं, इसके अंदर देखिए इन्होंने जो पहले लालच दिए थे, बहुत से चीजों के अंदर इनके अंदर कुछ बहुत से चीजें किया, लोगों को हैरेसमेंट करने का काम कर रहे थे। हैरेसमेंट में लोग भाग रहे थे ना सर। आज देखिए ना, महाराष्ट्र में हमारी सरकार है, दिल्ली में तो इनकी सरकार है, ईडी उनके पास, सीबीआई उनके पास, सारे देश में सबसे ज्यादा राज्य में इनकी सरकार, बीजेपी की सरकार है सर। तो डराने का कहीं ना कहीं काम तो किया जा रहा है ना। तो इतनी सफाई तो ममता बनर्जी ने नहीं दी पश्चिम बंगाल में जिस तरह से मात दी। आपको सफाई देनी पड़ रही है। आप अगर मजबूत थे तो फिर वो मजबूती कहाँ दिख रही है? आप कमजोर थे तभी तो आपके लोगों को तोड़ लिया गया। कमजोर तो हम नहीं थे, हमें धोखा दिया गया और हमारे लोगों को मिसगाइड करके ले गया, और आज उनको मिसगाइड में फंसना पड़ा। देवेंद्र फडणवीस साहब, देखिए ये बहुत आसान सी बात है शेख साहब, पड़ा, ये हमारी जीत है। शेख साहब ये बहुत आसान सी बात है। अगर आप कमजोर नहीं थे तो फिर टूट कर कैसे गए? कहीं ना कहीं इच्छाएं पूरी नहीं हो रही थी, जो राजनीतिक लालसा थी वो पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए टूट कर चले गए। भाई धोखा कब दिया जाता है? सीधी सी बात है, धोखा कोई आपको तब देगा जब उसकी अपनी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही होंगी। तो बात तो वही है, आप कमजोर कहां पर हुए? उन्होंने आपको धोखा क्यों दिया? उसके पीछे की वजह क्या है? इस पर तो खंगालना होगा ना, कहीं से कहीं अंतर्मन में झांकना होगा कि इतने सारे लोग, इतने सारे विधायक अगर टूटकर चले जाते हैं शिवसेना को, और शिवसेना को इस बात की खबर नहीं हुई। देखिए जिस तरह उद्धव साहब ठाकरे के पास इन लोग काम लेके जाते थे, इनका आरोप है हमारा काम नहीं करता था, और जब 2019 के पीछे जो सरकार बीजेपी जाते क्या, वो तो कह रहे कि हमसे मुलाकात ही नहीं करते थे। यही तो तकलीफ हो गया ना, सब इनका खजाना भरना था ना बैठ के। ये तो सारे कामे लेके जाते थे अलग ऊपर से, वो काम को उद्धव साहब ठाकरे ईमानदार नहीं माने, अजीत दादा पवार साहब नहीं माने, उसके कारण मतलब जो है भाग लिए कि भाई यहाँ तो कुछ मिलेगा नहीं, टाइम बर्बाद हो जाएगा हमारा। तो अब क्या लगता है कि हिंदुत्व को लेकर या जिस तरह की तस्वीर बनी उसमें सत्ता हासिल कर ली है, इतना आसान होगा? अब आप वापस कैसे पाएंगे सत्ता? पूरे देश में सारे जनता, सारे देश की जनता जानती है, महाराष्ट्र की जनता, आप न्यूज वाले भी देखेंगे, ये जो अगर वो जिस तरह से कोर्ट गए, आपका पक्ष अगर इतना मजबूत था तो आपकी भी सुनी जाती। अगर आप मजबूत थे तो आप अपने लोगों को मना सकते थे, लेकिन ना तो भावुक अपील काम आई, ना कानूनी दांवपेच भी आप हार गए। नहीं सर, हमारे लोगों को तो बिल्कुल बाहर निकालने दिया ही नहीं है, और हमारे सीएम इतनी स्वाभिमानी है कि फ्लड टेस्ट से पहले इस्तीफा दे दिया, ऐसा कोई नहीं देता। उसी दिन बंगला भी खाली कर दिया, वरना सत्ता के लालच में लड़ जाते कि हम लास्ट तक इस्तीफा नहीं देंगे। ठीक, क्या लगता है 11 के बाद तस्वीर कुछ बदलेगी? जरूर बदलेगा, ऐसी उम्मीद के साथ है। इसके लिए तो अभी आगे देखना, पिक्चर बाकी है, शरद पवार साहब का भी बहुत कुछ रोल बाकी है। ठीक है, कांग्रेस की सोनिया गांधी नजर अभी भी टिकी हुई है। सियासी दांवपेच भले ही चल रही हो, सत्ता हासिल कर ली हो, लेकिन पिक्चर अभी भी बाकी है, क्लाइमैक्स खत्म नहीं हुआ है। 11 तारीख का भी इंतजार किया जा रहा है। अगर अयोग्य होते हैं कुछ लोग तो फिर तस्वीर क्या सामने आएगी ये भी देखना होगा। यानी कितनी मजबूत है, कितनी मजबूती से एकनाथ शिंदे बैठे हुए हैं इस सिंहासन पर, या फिर ये सिंहासन फिर से हिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन एक तस्वीर जो सामने आई देवेंद्र फडणवीस को लेकर, वो बड़ी हैरान करने वाली बात है। पहले खुद उन्होंने कहा कि हम अलग रहेंगे इस सारी सियासत से, और एकनाथ शिंदे का नाम सामने किया, और उसके 40 मिनट बाद जेपी नड्डा साहब आते हैं और कहते हैं कि डिप्टी सीएम के तौर पर उनका नाम आगे कर देते हैं। यानी अंदर खाने बीजेपी के भी कुछ ना कुछ चल रहा है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें साफ होना बाकी है, उस पर भी नज़र बनी रहेगी, और कार्यक्रम जब आगे लेकर आएंगे तो समझेंगे उस तस्वीर को, उस क्लाइमैक्स को जो अभी बाकी है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और लोकतंत्र में इतना ही। अगली बार फिर किसी बड़े मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।